इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा प्रोफेशन के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो अपनी एजुकेशन की बेस पे पाकिस्तान आर्मी के इदारे में जॉब भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुद्दते मुलाजमत पूरी करने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। अब बहुत से लोगों को लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने रिटायरमेंट खुद ली है, यानी कि वो इस्लामी मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए उन्होंने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी अपनी रिटायरमेंट की वजूहात कभी किसी को बयान नहीं की। आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सियासत पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक आर्मी के बारे में बहुत ज्यादा तूफानी बयान दे रहे हैं। इसी तरह सियासत पर बात करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने पहली बार इस राज से भी पर्दा उठाया कि उन्होंने रिटायरमेंट अपनी मर्जी से नहीं ली, बल्कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये भी बताया है कि उन्हें किसने मजबूर किया कि वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लें। उनका मजीद ये भी कहना था कि उन्होंने इस मसले के लिए इमरान खान, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें खत भी लिखा, लेकिन इमरान खान ने उनकी कोई मदद ना की। तो आइए सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का बयान। शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है, ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले करते। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया, जो खुद एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा, मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया, ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। फिर मुझे बताया जो मीरपुर में आग लगाई, वो तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने फिलिस्तीन फतह कर लिया। अब होना तो ये चाहिए था कि इसका पूरा रूट काज एनालिसिस करके ना उन लोगों को भी पकड़ा जाता है जिनसे मोटिवेट होकर उन्होंने आग लगाई। वो तो पाकिस्तानियों की नौकरी गई ना। मैंने उस वक्त यौन की पॉडकास्ट में भी अपने भाई से ही कहा था कि भाई ये जो हजारों लोग बेरोजगार होंगे ना, इनके खर्चे कौन उठाएगा? ये जो मैं आप कहानियां कराते हैं ना कि जी आप अल्लाह के लिए नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं करते हो अल्लाह के लिए? आप अनाउंसमेंट करो, आपका सारा मौलवी तबका, कि हम ये जो लाखों के चंदे हथियार हैं ना आपसे, कल से हम सादा जिंदगी गुजारेंगे और वो बच्चे जो KFC की जॉब की वजह से बेरोजगार हुए हैं, उनके घर का खर्चा हम चलाएंगे। उन्हें पता लग जाएगा कितने मुखलिस हो। आप लोग क्यों नहीं करते हो? फ्रांस में बैठ के पोस्ट लगा रहे हैं कि फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, जब ये TLP वालों ने फ्रांस के खिलाफ ये सब कुछ शुरू किया ना कार्टून्स के ऊपर, तो फ्रांस से पोस्टें लग रही थी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, अल्लाह के बंदो, सबसे पहले तो तू वापस आना है। फिलिस्तीन के वाले से हमारा मौकिफ है कि इसराइल ने जो कुछ किया, ये वही कुछ किया जो हिटलर ने इनके साथ किया था। इससे बड़ी गाली मैं इसराइल को नहीं दे सकता। ये वो गाली है जो इनकी कब्र में भी इनके साथ जाएगी कि जो कुछ हॉलोकास्ट में तुम्हारे साथ हिटलर ने किया ना, इस वक्त हिटलर की जगह तुम आ गए हो और मुसलमानों को तुमने जो है वो उन यहूदियों की जगह कर दिया है जिनके लिए 100 फैक्ट्रियां बनाएगी और उन्हें जुल्मन कत्ल किया गया। हम हिटलर को भी कंडेम करते हैं। हिटलर की लेगेसी इस वक्त इसराइल लेके चल रहा है और उन मजलूम यहूदियों की लेगेसी मजलूम फिलिस्तीनी लेके चल रहा है। इससे बड़ी मैं कोई गाली इसराइल को नहीं दे सकता। ये एक एथिकल गाली है जो कंट्रोल वर्ड्स में मैंने दे दी। मैं कहता हूं आज अगर 1000 हमारे कोई जंगजू हो जिनके हाथ में तलवार हो, सामने से एक क्लीन शेव यहूदी एक जो है वो ऑटोमेटिक गन लेके आ जाए, तो ये क्या करेंगे? ये फर्क है। इस वक्त एयर स्ट्राइक ने मुस्लिम दुनिया को इतना पीछे छोड़ दिया कि हम इस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जमीनी जंग पे कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक में नहीं कर सकते। आज दुनिया से एयर स्ट्राइक्स खत्म कर दें, पाकिस्तानी फौज सबसे बेहतरीन फौज है लड़ने के लिए। तालिबान क्यों कामयाब हुए? उनके पास तोरा बोरा था, छुपे रहे हैं। कारपेट बमिंग होती थी, बहुत जानों का नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं तालिबान जीते हैं, तालिबान नहीं जीते। अमेरिका हारा है, तालिबान नहीं जीते। हारा है कि इकोनॉमी का बोझ नहीं उठा सके, चले गए। आज वो आगे बैठ जाए, ये बेचारे फिर चले जाएंगे गारों के अंदर। क्यों? ये नहीं उनका मुकाबला कर सकते, इनके पास एयर स्ट्राइक नहीं है। वो ऊपर से आगे बमिंग करके B-52 और ये जब हम बातें करते हैं ना, तो फिर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि हमारे बच्चों को बुज़दिल बना रहा है। बुज़दिल नहीं बना रहा भाई, मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और मैं 15 साल उस इदारे से वाबस्ता रहा हूं जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम सारा उधर से है। तो मुझे तो पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हमने जो इतनी गलतियां की हैं, इतनी जल्दी तो जान नहीं छोड़ेगी, सीधी सी बात है। इसके लिए आपको काउंटर नैरेटिव लॉन्च करना पड़ेगा। जो ये हमें पढ़ाते होते हैं ना, पाकिस्तान की नजरियाती हुदूद की हिफाजत हम कर रहे हैं। नजरियाती हुदूद की हिफाजत कोई नहीं हो रही है, जुग्राफिया की हिफाजत हो रही है। अभी तक कोई सीरियस कोशिश नहीं हुई है। मुझे बताएं वो तमाम उलमा जो इन चीजों में बोलते थे, एक एक करके खुद कुछ हमलों में शहीद कर दिए गए। एक बंदा बचा था, गांधी साहब, वो बेचारे पूरी जिंदगी मलेशिया गुजारी और अब वो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो नजरियाती हुदूद की हिफाजत गांधी साहब ने करनी है, आर्मी चीफ नहीं कर सकता। एक आसमा जहांगीर आप 70 सालों में सिर्फ पैदा कर सकें, ये एक दाढ़ी पगड़ी वाला बंदा कह रहा है। कितने लोग हैं जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं? कोई दिलेरी दिखाने के लिए खड़ा नहीं होता।
आसमा जहांगीर को सबसे ज्यादा तकलीफें किससे उठानी पड़ी? मजहबी तबके से, एस्टैब्लिशमेंट से। फिर आप ये कहते हैं कि ये लोग आपकी खिदमत करें और आज आपका किबला दुरुस्त हुआ है, तो आसमा जहांगीर या उनकी लेगेसी जो लेके चल रहे हैं वो फौज के आग में खड़े हो जाए। उन्हें तो खतरा है कल को आपका किबला बदला तो सबसे पहले इनको आप शहीद होते हुए देखेंगे। तो इसलिए आपने तय करना है। वैसे मैं आपको अभी बताऊं, इस वक्त फौज भरी पड़ी हुई है। उन्होंने वाकई रिलीजियसली ये तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। उसकी वजह FATF, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का चेंज होना, ये भी गोरों को क्रेडिट जाता है, इनको नहीं जाता। गोरों को जाता है कि उन्होंने इन्हें सिखाया कि बंदे के पुत्र बनो, दुनिया में इस तरह नहीं आप रह सकते, वरना हम ये कर देंगे। अगर तुमने ये 25 करोड़ का जो एटम बम रखा हुआ है ना इधर आबादी का, इनको साथ लेके चलना है ना, भूखे नहीं मारना, तो भाई फिर हमारी बात भी मानो। और वो ठीक कह रहे हैं। FATF ना होता ना, मैं देखता ये रदुल्फजाद ज़रबे अज़ब कहां से आता। ये हमने नहीं लर्न किया। अब मुझे बताएं, 2017 में हंसता बसता मुल्क था, दो बंदों ने डिसाइड किया, चलते टायर में डंडा दे दिया, ठीक है, 5 रुपए की रोटी थी उस वक्त की। आप डॉलर की कीमत देखें, हंसता बसता मुल्क इन्होंने अदलिये के साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट ने उजाड़ दिया। अब इसकी रेमेडी कई डिकेड्स तक नहीं होनी, ठीक है। फिर RTS हुआ, अब फॉर्म 45 तो सबको नजर आ रहा है, RTS किसी को नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो अपनी जगह चीखते हैं, वो कहते हैं यार हम मुल्क की खिदमत कर रहे थे, हमें डिफेम कर दिया, अब बच्चे इनके साथ लग गए हैं, अब हमें ये कह रहे हैं कि जी अब वो जो है अब हम 0 से स्टार्ट कर लें। वो उधर नहीं मानते, वो आप जाके वो बूट को इज्जत दो पे आ गए, वोट को इज्जत दो से, और जो सेम पेज थे वो वोट को इज्जत दो पर गए। अगर मैं PTA की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं जब उनके हक में बात करूंगा तो बाय नेम करूंगा कि जो 9 मई का इशू हुआ उसमें जितने लोग जियो फेंसिंग के अंदर पड़े हुए हैं, आज 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है, उसमें कई बेगुनाह लोग भी हैं, उनके केसेस भी नहीं लग रहे। तो मेरे भाई, आपने अल्लाह को जवाब दे होना इनके बारे में। जो मुजरिम है उन्हें सजा दे। मैं कहता हूं खान साहब अगर मुजरिम साबित होते हैं उन्हें भी सजा दे। हम नहीं कहेंगे कि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है, हैंडसम है, तो इसे छोड़ दें, बिल्कुल सजा दें। लेकिन जो बेचारे आम गरीब लोग हैं, किसी ने मोर उठा लिया है, किसी ने कोई वहां से कुर्सी उठा ली है, तो क्या इस्लाम में और पाकिस्तान के आयन में इसकी सजा यह है कि वो 1 साल तक जेल में रहे और कोई वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार ना हो और कोई अदलिया उसे जमानत देने के लिए तैयार ना हो? उन लोगों को फिल फॉर उनके केसेस चला के फारिग किया जाए जो बेगुनाह है। जो गुनाहगार है उन्हें भी सजा उतनी दी जाए जितनी उनकी बनती है। यह नहीं है कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अब हाफिज साहब को तो अरबी आती है, उन्हें पता है कि देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो, इंसाफ करो, वही तकवे के करीब है। यही रविश होनी चाहिए। इमरान खान साहब की मोहब्बत में जितना लोग गिरफ्तार हैं, हर साल लाखों लोग 18 साल को क्रॉस कर रहे हैं, ये सारी की सारी ब्रीड तो खान साहब को आइडलाइज करती है, क्योंकि इन्होंने तो 90s का जमाना नहीं देखा हुआ, वरना इनको पता होता कि उस वक्त कौन बी टीम थी, बाद में कौन बी टीम बना। तो ये वक्त जू गुजर रहा है। अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। ता वक्त है कि उनकी को गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यूटर्न से इबारत है, वो किसी एक बात पे भी कायम नहीं रहते। इसीलिए हमें उनकी मजलूमियत तो नजर आती है, फौज की भी मजबूरी देखें। वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आके क्या करेगा। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामला कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे, अगरचे इस वक्त कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है, ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले करते। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया, जो खुद एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है, मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा, मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया, ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। ये सब लोग उस वक्त अगर शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े होते ना, मुझे इनके खिलाफ के ऊपर मैं मानता, ठीक है। बाबर सतार की सिर्फ मैं इज्जत करता हूं, मैं जियो पे उस वक्त भी देखता था, लेकिन उनका हाल यह है कि सबसे ज्यादा PTA मुखालिफ थी उन्हें जज बनाने में। तो मुझे बताएं अल्लाह के बंदो, कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था, एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए हैं, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को, इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे। इनमें से ये दावा नहीं कर सकता कि हम बड़े नजरियाती हो गए। नजरियाती तो हम हैं शुरू से,
मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीटीआई को वोट डाली थी। नजरियाती इसको कहते हैं। मैं उन धरनों की वजह से, कंटेनर की वजह से खान साहब के मुखालिफ हुआ था कि आप इनकी गोद में ना बैठे। हम समझते थे खान साहब एक नजरियाती लीडर है, लेकिन वो गोद में बैठे और आज वो अंदर है। और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस एतबार से कोई पॉलिटिकल कद काट हासिल कर सकेंगे बाहर निकल के। मुझे नहीं नजर आ रहा। मेरे मुंह में खाक। मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन्होंने जेल में रह के कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, वो बाहर निकल के अपने मुखालफिन से माफी मांगेंगे। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो उसने 27 साल बाद सबको माफ किया था, लेकिन नेल्सन मंडेला की जो फयाजी थी या माफ करने की रविश, उसका 1% भी पाकिस्तान में ना इमरान खान को नसीब है, ना नवाज शरीफ को नसीब है, ना जरदारी साहब को। ये सिर्फ नाम ले सकते हैं। हकीकतन ये बहुत बुक्स पाले हुए होते हैं अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। मजीद इस तरह के शॉर्ट क्लिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।